हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पारितंत्रीय उत्पादकता या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसको कितने ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। किसी एक विशेष पारितंत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ष कितने बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया जा रहा है, उसे उस पारितंत्र की पारितंत्रीय उत्पादकता कहते हैं। अब इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा होगा द्वितीयक उत्पादकता। अब बात करते हैं प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उस पारितंत्र में ऑटोट्रोफ्स ने फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है, किस दर से निर्माण किया है, उसे कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस इकोसिस्टम की। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उस विशेष इकोसिस्टम में सभी प्रकार के कंज्यूमर्स ने, सभी प्रकार के परपोषियों ने, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, ने मिलकर कितने नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है, तो उसे कहेंगे हम द्वितीयक उत्पादकता। इसको दोबारा से सरल शब्दों में आप ऐसे समझें, प्राथमिक उत्पादकता के अंदर ये आता है कि सभी ऑटोट्रोफ्स ने कितने ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है, और द्वितीयक उत्पादकता में ये आता है कि सभी कंज्यूमर्स ने, सभी परपोषियों ने कितने ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हम आगे 2 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले को कहेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरे को कहेंगे हम नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको भी इसी प्रकार से विभाजित हम करेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो हम इसको आप ऐसे समझें कि सपोज करो एक वृक्ष है या कोई वन है या कोई जंगल है, तो उन्होंने कुल टोटल बायोमास या एनर्जी का निर्माण किया 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इस 10 यूनिट्स को क्या कहेंगे, उस पारितंत्र का सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगर किसी वृक्ष ने या किसी वन में अगर 10 यूनिट बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ है, तो उसे कहेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको ये पता है कि जितने भी ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और ये एनर्जी कंज्यूम की जाती है रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान। सपोज करो कि रेस्पिरेशन के दौरान आर एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई है, तो अगर इस जीपीपी में से आर को हम माइनस कर देंगे, मीन्स सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान जितनी एनर्जी या जितने ऑर्गेनिक मैटर को इन ऑटोट्रोफ्स ने कंज्यूम किया है, उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर मान लिया किसी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मान लिया 10 है और श्वसन के दौरान मान लिया 4 यूनिट्स ऑर्गेनिक मैटर या एनर्जी है अगर कंज्यूम कर ली गई है ऑटोट्रोप्स के द्वारा, तो बचा कितना 6। तो ये जो 6 होगा इसे हम कहेंगे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि कंज्यूमर्स ने कितने नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है। इसको भी हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला यही होगा कि सभी कंज्यूमर्स ने, सभी परपोषियों ने कितने नए ऑर्गेनिक मैटर, नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया है। इसको भी मान लेते हैं, सपोज करो हम 10 किया है, 10 यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण किया है। अब इन कंज्यूमर्स ने अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सपोज करो 5 यूनिट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया है, तो बचा कितना, बचा 5। तो ये जो 5 होगा वो होगा आपका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट या शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता। तो अब मेरे ख्याल से अब आप सभी को ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको ये देखते हैं कि पारितंत्रीय उत्पादकता को हम कितने ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को एनर्जी या बायोमास दोनों रूपों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट होगी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ईयर का मतलब होता है वर्ष। अगर हम इसको बायोमास के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट लेते हैं बायोमास की ग्राम,
तो हम इसको, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब ये बायोमास, जैव भार होता क्या है? ड्राई ऑर्गेनिक मैटर को हम बायोमास कहते हैं। अब हम जो है तुलना करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, किन क्षेत्रों के अंदर हाई या बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मिलती है, किन में मीडियम रेंज की मिलती है, किन में बिल्कुल कम मिलती है। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से किस में पारितंत्रीय उत्पादकता सबसे अधिक होगी, या 4 क्षेत्र दे देगा, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा। तो आपको अलग अलग क्षेत्रों की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा से जब हम 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जब ऊपर जाते हैं तो आपकी कर्क रेखा आएगी, और 23.5 डिग्री जब नीचे आते हैं तो मकर रेखा आएगी। इस कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र होगा ये होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर आप सभी को पता है कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन या पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको ऑब्वियस होगा कि यहाँ पर जो है पारतंत्रीय उत्पादकता बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इस कर्क रेखा से या मकर रेखा से दूर जाते जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे सनलाइट कम पहुँचेगी, और अगर जहाँ पे सनलाइट कम पहुँचेगी तो वहाँ पे पारतंत्रीय उत्पादकता कम पाई जाती है। तो अगर हम बात करें, हम ये जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है इसको हम कहते हैं लोअर लैटिट्यूड्स, और ये जो पोल्स, ध्रुवों का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं हम हायर लैटिट्यूड्स। तो अगर बात की जाए कि लोअर लैटिट्यूड्स पे उत्पादकता अधिक होगी या हायर लैटिट्यूड्स पे, तो ये नाम पे नहीं जाना है, आपने ये देखना है कि लोअर लैटिट्यूड्स के अंदर पूरा वर्ष भर जो है सनलाइट अवेलेबल होती है, और इस सनलाइट से जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो अपने जैव भार का या नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ये जो लोअर लैटिट्यूड्स होंगे इनकी प्रोडक्टिविटी हायर लैटिट्यूड्स, पोल्स के ऊपर जो वेजिटेशन होगी उसकी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसके ज़्यादा होने का कारण ये है कि पूरी अर्थ के ऊपर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी जो है वो लोअर लैटिट्यूड्स के ऊपर थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है बजाय कि पोल्स के। अब अगर बात करें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, एक एरिया आपने ले लिया, मैदान ले लिया, एक ले लिया आपने पहाड़ ले लिया। तो मैदानों के ऊपर जो है आपकी सनलाइट इजीली अवेलेबल होती है, और जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ जो होते हैं वो दे आर स्नो कवर्ड, वो बर्फ़ से ढके होते हैं, और वहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी किस क्षेत्र की ज़्यादा होगी? निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों की। यहाँ पे सनलाइट इजीली अवेलेबल होगी, जिस वजह से इस निम्न ऊंचाई वाले मैदानी भागों में जितने भी पायतंत्र होंगे उनकी उत्पादकता उच्च ऊंचाई या स्नो कवर्ड एरियाज वाले जो पायतंत्र होंगे उनसे अधिक होगी। तो निम्न ऊंचाई वालों की उत्पादकता उच्च ऊंचाई वालों से अधिक होगी। अब हम अगर बात करें टेरिस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो टेरिस्ट्रियल जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ज़्यादा होती है। इसका कारण भी वही सनलाइट है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो सतह के ऊपर जितने भी पायतंत्र होते हैं वहाँ पे सनलाइट या सोलर एनर्जी इजीली अवेलेबल होती है, जिस वजह से इन पायतंत्रों की प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक इकोसिस्टम से ज़्यादा होती है। क्योंकि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें जो सनलाइट होती है वो आपके पानी के कुछ सतह तक ही उपलब्ध हो पाती है। जब जैसे जैसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में नीचे जाते हैं तो सोलर एनर्जी की मात्रा घटती जाती है। तो ये भी आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ऐसे अर्थ के ऊपर ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मिलती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पारितंत्रीय उत्पादकता हमें उपलब्ध होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, एक आपने नाम सुना होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कि आपके पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि आपके सुंदरवन पश्चिमी बंगाल के अंदर, अंडमान निकोबार, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर एरियाज ऑफ हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट बात का हम करते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ वाले एरियाज। इन क्षेत्रों के अंदर भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका वेटलैंड्स, और नेक्स्ट है ज्वार नदमुख या एस्चुरी।
इन क्षेत्रों के अंदर भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये वेटलैंड्स और ज्वार नदमुख एस्चुरी, इसको हमने जो है इकोटोन का जब कंसेप्ट हमने पढ़ा था तब भी पढ़ा था, तब भी हमने बात ये की थी कि इन एरियाज़ के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी वहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में मीडियम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो मीडियम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वाले एरिया होंगे एग्रीकल्चरल लैंड, ग्रासलैंड और शीतोष्ण वन और टैगा वन। इन एरियाज़ के अंदर मीडियम लेवल की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमें मिलती है। नेक्स्ट, ऐसे कौन से एरियाज होंगे जहाँ पे सबसे कम पाइतंत्रीय उत्पादकता उपलब्ध होती है। तो जहाँ पे वेजिटेशन या बायोडाइवर्सिटी जितनी कम होगी वहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो अगर हम बात करें हम डेजर्ट्स की, तो आप सभी को पता होगा कि डेजर्ट्स के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता बिल्कुल कम होगी। तो वहाँ पे जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। तो दूसरा एरिया क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन्स। यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन या जैव विविधता बिल्कुल कम होती है। तो यहाँ पर भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर हम बात करें टुंड्रा प्रदेशों की, तो यहाँ पे भी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये जो क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे आपने विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आते भी हैं। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या किस में ज़्यादा है या किस में कम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है इस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका विषय जो है पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे दोबारा मिलते हैं और उस विषय में हम चर्चा करेंगे कि फूड चेन्स कितने प्रकार की होती है और जो फूड चेन्स होती हैं उनमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।